घना जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा घर। घर की दीवारें मिट्टी की बनी थी और ऊपर छप्पर की छत थी। घर के बाहर छोटा सा आंगन था जहां मिट्टी का चूल्हा बना रहता था। उसी घर में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम था मीना और छोटी बहन का नाम था काव्या। माता पिता कई साल पहले बीमारी में चल बसे थे। तब से ये घर और जीवन की सारी जिम्मेदारी मीना और काव्या पर आ गई थी। बड़ी बहन मीना गंभीर स्वभाव की थी, काम में निपुण और समझदार, जबकि छोटी बहन काव्या चंचल, मासूम और हंसमुख थी। उस शाम मीना काम से लौटी थी और काव्या भी घर का काम लगभग समाप्त करके अपनी दीदी की राह देख रही थी। मीना सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखे आंगन में आई और बोली, देख काव्या, आज का गट्ठर बड़ा भारी है। अब इसे कल सुबह गांव के बाजार ले जाकर बेचना पड़ेगा। आज का खाना तो तुझे ही बनाना पड़ेगा। दीदी, तुम हमेशा मुझे चूल्हे पर भेज देती हो, कभी तुम भी बनाओ ना। मैं भी लकड़ी उठा कर लाती हूँ, तो तुम्हें भी कभी कभी चूल्हे पर बैठना चाहिए। अरे पगली, तू छोटी है, इसीलिए तुझे काम सीखना है। चूल्हा, चौका, आटा, पानी सब समझना होगा, वरना बाद में क्या करेगी। मैं तो चाहती हूँ कि तू सब जान ले। हाँ दीदी, मैं समझती हूँ, पर कभी कभी लगता है जैसे माँ हमारे साथ होती तो हमें यूँ मेहनत ना करनी पड़ती। कितना अच्छा होता। माँ हंसते हुए हमें रोटी परोसती और बाबा चौपाल से लौटकर हमारे लिए कुछ खाने के लिए मिठाई लाते। अरे तू फिर क्या वही बात लेके बैठ गई। काव्या, भगवान ने माँ बाप को हमसे छीन लिया, लेकिन हिम्मत भी दी है। ये जंगल हमारा साथी है। देख, जब पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं तो मुझे लगता है जैसे बाबा की आवाज आ रही हो, और जब चूल्हे की आंच में धुआं उठता है तो ऐसा लगता है जैसे अम्मा पास बैठी है। हम अकेले नहीं हैं। दीदी, तुम हमेशा मुझे समझा देती हो। सच कहूँ, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे डर कभी नहीं लगता, चाहे घर कितना भी छोटा हो। लेकिन अगर तुम पास हो तो ये घर मुझे किसी राजमहल जैसा लगता है। दोनों बहनों ने उस दिन देर तक बातें की। चूल्हे पर खाना पक रहा था और घर के बाहर जंगल का सन्नाटा गहराता जा रहा था। लेकिन उस छोटे से घर में बहनों की हंसी और उनके विश्वास से एक अलग ही उजाला फैला हुआ था। सुबह का समय था। मीना और काव्या ने लकड़ी का गट्ठर सिर पर उठाया और गांव की ओर चल पड़े। रास्ता जंगल से होकर जाता था। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और बीचों बीच में झाड़ियों में जानवरों की हल्की आवाज। जब वे गांव पहुंचे तो चौपाल की तरफ से गए। चौपाल पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे। अरे मीना, काव्या, आज फिर इतनी लकड़ियां लेके आ गए। ये भारी गट्ठर तुम दोनों अकेले कैसे ढो लेती हो? जंगल में डर नहीं लगता? बाबा, डर तो कभी कभी लगता है, पर हमें भरोसा है कि भगवान हमारे साथ है और जंगल हमारे लिए माता पिता जैसा है। वही हमें सहारा देते हैं। हाँ बाबा, हमें पेड़ों से फल मिलते हैं, नदी से पानी मिलता है, लकड़ी मिलती है। जो कुछ मिलता है हम उसी से संतोष कर लेते हैं। हमें डर नहीं लगता। अभी हम चलते हैं बाबा, हमें देर हो जाएगी। इन सब लकड़ियों को बाजार में बेच के भी आना होगा ना। चल मीना। ये बोल के दोनों लकड़ियों का गट्ठर लिए बाजार की तरफ निकल जाते हैं। कुछ समय बाद जब दोनों बहनें लकड़ियां बेच के घर आती हैं तो आसमान पूरा काला हो गया था। बरसात का मौसम था। शाम होते होते तेज आंधी शुरू हो गई। देखते देखते बारिश की धारें बरसने लगी। मीना और काव्या अपने घर के अंदर बैठी थी। दीदी, छप्पर टूट ही जाएगा लगता है। सुनो, पहाड़ तूफान में पेड़ों के हिलने की आवाज भी आ रही है। अब हम कहाँ रहेंगे? डर मत बहन, भगवान सब देख रहे हैं, और अगर घर टूट जाएगा तो हम फिर से बनाएंगे। हिम्मत रख,
जब तक हम दोनों साथ हैं कोई संकट हमें तोड़ नहीं सकता। बारिश पूरी रात चलती रही। घर की दीवारें गीली हो गई, लेकिन छप्पर को कुछ भी नहीं हुआ। दोनों बहनें रात का खाना खाकर कोने में एक दूसरे के पास बैठी रही। दीदी, मुझे डर लग रहा है। अगर दीवार भी भीग के गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? डर मत काव्या, याद रख कठिनाइयाँ हमेशा नहीं रहती। ये रात भी बीत जाएगी, सुबह सूरज निकलेगा और हम फिर से अपने इस घर में माँ बाप की यादों के साथ जीने लगेंगे। और तू देख, छप्पर भी नहीं टूटा, तूफान अब रुक गया है, बस थोड़ी सी बारिश हो रही है। मीना ने काव्या को थोड़ी सी हिम्मत देके उसको चुप करा दिया था, लेकिन पूरी रात दोनों बहनों को अपने घर की चिंता सता रही थी। सुबह जब गांव की काकी उनके घर देखने आई तो उनने घर की हालत देखकर बोला, अरे बेटिया, शुक्र है तुम्हारा घर ठीक है। मुझे और तुम्हारे काका को तुम दोनों की चिंता सता रही थी। पता नहीं दोनों बच्चियां इतनी तेज आंधी बारिश में कैसी होंगी, लेकिन भगवान का शुक्र है तुम दोनों और तुम्हारा घर ठीक है। काकी, आप लोगों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हमेशा की तरह ये घर बस गया और हम भी सुरक्षित हैं और लगभग बारिश का मौसम खत्म होने ही वाला है, तो अब मन से थोड़ी फिक्र कम होने भी लगी है। आप सब हमारे लिए माँ बाप जैसे हैं। अच्छा लगा कि आप हमारा हाल पूछने आई काकी। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा, लेकिन बेटी हम तो कब से चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे वहां आकर रुको। इस जंगल के बीच तुम लोग इतने भी सुरक्षित नहीं लगते। नहीं काकी, आप तो जानती हैं ये जमीन और घर माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मैं जानती हूँ मीना, इसीलिए तो तुम दोनों को ले जाने की तुम्हारे काका और मैं जिद नहीं करते। चलो बेटी, अभी मैं चलती हूँ। थोड़ी देर रुकिए ना काकी, चाय पी के जाते तो अच्छा लगता। नहीं नहीं बेटी, तुम लोग काम करो, मैं चलती हूँ। ये बोल के काकी दोनों बहनों के हालचाल पूछ के वहाँ से चली जाती है और दोनों बहनें भी काम में लग जाती हैं। मीना पानी भरने नदी में जाती है और काव्या रसोई के काम में लग जाती है। बरसात का मौसम थम चुका था। खेतों में हरियाली लौट रही थी। गांव में धीरे धीरे मेले की तैयारी शुरू हो गई थी। हर साल बरसात के बाद मेले का आयोजन होता था, पर हर बार की तरह गांव के लोग खुश कम और चिंतित ज्यादा थे। कारण था गांव का जमींदार बलदेव और मुखिया गंगाराम, दोनों आपस में मिले हुए थे और गरीबों से सबरन चंदा वसूलते थे। उस दिन सुबह मीना और काव्या घर के आंगन में अनाज सुखा रही थी। चूल्हे पर काव्या दलिया चढ़ा चुकी थी। तभी दूर से जमींदार और मुखिया और जमींदार का आदमी दिखते हैं। दीदी देखो तो, ये तो जमींदार और मुखिया है। यहाँ क्यों आ रहे होंगे? शायद वही होगा जिसकी मुझे आशंका थी। मेला नजदीक है और अब ये लोग चंदा मांगने आए होंगे। लेकिन चंदा मांगना नहीं, जबरदस्ती ऐंठ ना कहो। कुछ ही देर में जमींदार बलदेव और मुखिया गंगाराम एक नौकर के साथ आंगन में आ पहुँचे। बलदेव के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था और गंगाराम इतराता चला आ रहा था। ओ मीना, काव्या, हम आ गए हैं। गांव का मेला आने वाला है। हर घर से चंदा लेना है। गरीब अमीर सबको देना पड़ेगा। मीना ने नम्रता से आकर हाथ जोड़ लिए। जमींदार बाबू, हम तो दो अनाथ बहनें हैं। जैसे तैसे जंगल से लकड़ी बेचकर गुजारा करते हैं। हमारे पास इतना बचता ही कहाँ है कि चंदा दे सके। माफ कीजिएगा। ये सुनकर बलदेव का चेहरा तमतमा गया। अरे ओ, हमें बहाना मत सुना। मेला गांव की इज्जत है। अगर तुमने चंदा नहीं दिया तो कल तुम्हारा नाम चौपाल पर खराब कर दूंगा। सबको बता दूंगा कि तुम दोनों बहनें गांव के काम में साथ नहीं देती। पिछले साल भी वही किया था तुम दोनों ने।
लेकिन हमने तुम्हारी बातें मान ली थी। मीना अब तक चुप थी, मगर रामलाल के मुंह से ये सब बात सुन के वो बात सह नहीं पाई। जमींदार बाबू, गांव की इज्जत हमसे ज्यादा कौन समझेगा? हम भी तो गांव की ही बच्चियां हैं, लेकिन जो पेट भरने लायक अनाज मुश्किल से जुटाता हो, उससे आप सोना चांदी की तरह चंदा चाहते हैं। ये तो अन्याय है। गंगाराम मुखिया तुरंत बीच में कूद पड़ा। चुप रह लड़की, ज्यादा जुबान मत चला। गांव के सम्माननीय व्यक्ति से कोई ऐसे बात करते हैं क्या? हम मुखिया हैं इस गांव के, हमें पता है किसके घर में कितना है। तू मत समझ कि तेरी गरीबी हमें नहीं दिखती। गरीब को हमेशा चुप रहना चाहिए और जो हुक्म दिया जाए मान लेना चाहिए। मीना ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, मुखिया जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जबरदस्ती चंदा लेना सही नहीं है। मेला गांव वालों की खुशी के लिए होता है, ना कि किसी की ताकत दिखाने के लिए। हम चाहे तो अपने हाथों से मेला सजाने का काम कर देंगे, लेकिन चंदा देना हमारे लिए असंभव है। बलदेव और गंगाराम दोनों उनका अपमान करते हुए बोले, सुना ना गंगाराम, ये लड़कियां हमें उपदेश दे रही हैं। इन्हें लगता है कि इनकी बात मानकर हम चंदा छोड़ देंगे। देखो लड़कियों, जमींदार और मुखिया की बात कभी टाली नहीं जाती, वरना नतीजा अच्छा नहीं होता। उनकी धमकी और अपमान को देखकर काव्या को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो बोलती है, नतीजा चाहे जो हो, हम अपना पेट काटकर आपका लालच पूरा नहीं कर सकते। आप बड़े हैं, आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन सच यही है कि गांव वालों के चंदे का हिस्सा मेले से ज्यादा आप लोगों के पेट में जाता है। आंगन में सन्नाटा छा गया। जमींदार और मुखिया को उनके इल्जाम लगाने पर बहुत गुस्सा आया और गंगाराम ने गुस्से में बोला, जमींदार जी छोड़िए इन्हें, चलिए चौपाल पर इनका नाम चढ़ाते हैं और इनको मेले में प्रवेश करने से पाबंदी लगा देंगे। फिर देखेंगे गांव के लोग इनसे कैसा व्यवहार करते हैं। बलदेव ने ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है, अभी चलते हैं, लेकिन याद रखना लड़कियों, जमींदार की बात टालना आसान नहीं। आज नहीं तो कल तुम्हें हिसाब चुकाना ही होगा। इतना कहकर वो दोनों और उनका नौकर चले गए। मीना और काव्या देर तक खामोश खड़ी रही। हवा में अजीब सा बोझलपन था। दीदी, अब क्या होगा? अगर उन्होंने चौपाल पर हमारा नाम खराब कर दिया तो गांव वाले भी हमें ताने देंगे। हम तो पहले ही अनाथ हैं, सबके सामने और अपमानित होना पड़ेगा। डर मत बहन, सच का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन हमें झुकना नहीं चाहिए। अगर हम आज हार गए तो कल ही जमींदार और मुखिया हम गरीब पर और जुल्म करेंगे। हमें डटकर खड़ा होना होगा। काव्या ने अपनी दीदी की आंखों में देखा। वहाँ डर नहीं बल्कि आग की तरह चमकता हुआ साहस था। उसने सिर हिलाया और बोली, हाँ दीदी, अब चाहे पूरा गांव हमें गलत समझे, पर हम सच से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ समय बाद अंधेरा होता है। उस शाम दोनों बहनों ने चूल्हे पर खिचड़ी पकाई, लेकिन उनके दिलों में सवाल गहरे उतरते जा रहे थे। क्या सचमुच अब पूरा गांव उनके खिलाफ हो जाएगा, या फिर गांव वाले उनकी सच्चाई को समझेंगे? अगली सुबह मीना और काव्या कुछ लकड़ियों को साथ ले गांव के बाजार जा रही थी। तभी दोनों ने देखा कि जमींदार और मुखिया गांव के कुछ लोगों को जमा करके गांव के होने वाले मेले के बारे में बता रहे थे। सुनो सुनो गांव वालों, इस साल का मेला हमारे गांव की शान है। हर घर से चंदा लिया जाएगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। चाहे गरीब हो या अमीर, सबको देना पड़ेगा। और जिसने चंदा देने से इनकार किया, उसका नाम गांव में बदनाम किया जाएगा। उसकी जमीन जायदाद पर भी बुरा असर पड़ेगा। याद रखो, मेरा हुक्म टल नहीं सकता। लोग चौपाल पर सहमे सहमे खड़े थे। कुछ ने डर के मारे तुरंत पैसे दे दिए थे, कुछ चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। तभी मुखिया की नजर मीना और काव्या पर पड़ी। अरे देखो तो, ये दोनों बहनें भी खड़ी हैं। इनका घर तो जंगल के किनारे है,
खेती भी है, पर मेले में चंदा नहीं दे सकते। गांव से दूर ही हो, अब समाज से भी दूर हो जाओगी। दीदी, हमारे पास तो बस लकड़ी बेचकर जो मिलता है वही होता है। अब ये लोग चंदा मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे? चुप रह काव्या, सब सुन रहे हैं। पहले हम इनसे बात करते हैं। हमारी मजबूरी सबके सामने आएगी, तभी लोग हमारे साथ होंगे। मीना आगे बढ़ी और मुखिया के सामने हाथ जोड़कर बोली, मुखिया जी, जमींदार बाबू, हम तो दो अनाथ बहनें हैं। जो मिलता है उसी से पेट पालते हैं। ये सब गांव वालों के साथ आप भी जानते हैं। मेले में हम सेवा देंगे जैसे हर साल करते हैं, लेकिन पैसा देने की ताकत हम में नहीं है। कृपया करके हमें माफ कीजिए। और जब माँ बाबूजी थे तब तो उन्होंने गांव के मेले में हर साल चंदा दिया है, लेकिन अभी आप लोग हमारी परिस्थितियों को समझो। क्या कहा तूने? पैसे नहीं देगी? गांव का मेला कोई बच्चों का खेल है? अगर हर कोई तेरे जैसा सोचने लगे तो मेला ही ना लगे, और ऊपर से तू हमें समझाने चली है। मीना, तू अपने आप को बहुत सयानी समझती है, लेकिन मत भूल, गांव में हमारी चलती है। तेरे घर की जमीन भी जंगल के किनारे है। अगर हम चाहे तो तेरे लिए रास्ता बंद करवा देंगे, तब देखना तू लकड़ी बेचने भी नहीं जा पाएगी। गांव वाले ये सब सुन रहे थे, पर डर के मारे कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। काव्या डर रही थी, लेकिन मीना का चेहरा और कड़ा हो गया। जमींदार बाबू, हम गरीब हैं, लेकिन डरपोक नहीं। आपने सही कहा कि गांव का मेला सबका होता है, लेकिन क्या मेला गरीबों के पेट काट कर होगा? अगर अमीर लोग देंगे तो ही मेला चल पाएगा। हम अनाथ बहनों से चंदा लेकर आप क्या अपनी इज्जत बढ़ाओगे? जो भी हो, हमारे हाथ से मेहनत का अन्न उठता है, दूसरों का हक नहीं छीनते। आप चाहे तो हमें मेले की सेवा से भी निकाल दीजिए, पर जबरदस्ती चंदा नहीं देंगे। मीना की बात सुनकर चौपाल पर सन्नाटा छा गया और काव्या भी आगे आकर बोलती है, हाँ, दीदी सही कह रही है। हम तो मेले में हर साल पानी भरते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, यही हमारी भेंट है। लेकिन पैसे, वो तो हमारे पास है ही नहीं, और ये बात हम भी जानते हैं। आखिर बात सिर्फ चंदे की नहीं है, जो हर साल आप दोनों हम बहनों को चंदे के नाम पर परेशान करते हो। जमींदार का चेहरा लाल हो गया। काव्या की बात उसके सीधे दिल पर आ लगी थी। वो समझ गया कि काव्या क्या कहना चाहती है। अरे ओ लड़की, बहुत जबान चल रही है तेरी। थोड़ी आवाज नीचे करके बात कर। ये जो गांव के लोगों के सामने साहस दिखा रही है, याद रख, बाद में ये लोग तुझे बचाने नहीं आएंगे, तब खूब तमाशा देखेंगे हम। जमींदार बाबू, बच्चियां सच कह रही हैं। इनका हाल सबको पता है। इनसे सबरन चंदा लेना ठीक नहीं है। जो खिदमत ये बहनें करती है वही सबसे बड़ा दान है। अरे चुप करो तुम, तुम्हारी बातों से काम नहीं चलेगा। यहाँ जमींदार का हुक्म चलता है। गांव की उन्नति में जमींदार जी ने बहुत मदद की है। तुम लोग तो बस जबान चलाना जानते हो। मुखिया की बात सुनकर अब गांव की औरतें भी बोलने लगी। मीना काव्या सच्ची मेहनत कश है। इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? इन्हें छोड़ दीजिए। अगर आप इनसे चंदा लेंगे तो हम सब भी अपना चंदा रोक देंगे। गांव का माहौल बदल गया। जहां पहले डर था, अब धीरे धीरे विरोध की आवाज उठने लगी। जमींदार और मुखिया दोनों ने देखा कि अगर और दबाव डाला तो लोग खुलकर उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इन बहनों से हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन याद रखना, जिसने जमींदार की बात टाली उसका भला कभी नहीं हुआ। ये कहकर वो अपने नौकर और मुखिया को लेकर आगे बढ़ गया। मुखिया ने जाते जाते मीना और काव्या पर तिरछी नजर डाली, मानो कह रहा हो कि ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। काव्या थोड़ी सी डरी हुई होती है। उसने मीना से कहा, दीदी, ये लोग दुश्मनी पर उतर आएंगे, मुझे डर लग रहा है। डर मत काव्या, आज हमने सच कहा है। अगर हम झुक जाते तो कल ये लोग और भी दबाव डालते।
सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। हाँ, मुसीबतें आएंगी, पर अगर गांव हमारे साथ हुआ तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा। गांव वालों ने जमींदार और मुखिया से डर के भी बहनों का साथ दिया था और दोनों बहनों की हिम्मत देख के सब खुश होते हैं। लेकिन गांव वालों का साथ पाकर भी उस रात दोनों बहनें देर तक सो न सकी। जंगल की हवा में सरसराहट थी, लेकिन उनके दिल में तूफान था। मीना जानती थी कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। अगली सुबह दोनों बहनें चिंतित अवस्था में एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों डरी हुई थी। दीदी, रात को आंखें बंद करूं तो वही छवि आ जाती है, मुखिया की ठसक और जमींदार की आंखों की चुभन। वे जाते जाते कुछ कह रहे थे। ऐसा लगा जैसे उनकी साजिश हमारी जमीन से जुड़ी है। मैं सो नहीं पा रही। मैं भी नहीं काव्या, तू ठीक बोली। वे शांत नहीं बैठेंगे। उनकी नजरों में सिर्फ फायदा है। हमारे माँ बाप ने जो मेहनत की वही उन्हें सही नहीं बैठ रही। यहाँ जमींदार के घर कमरे में उसका एक नौकर और मुखिया बैठा हुआ है। हम कितने समय से उनकी जमीन पर नजर डाले हुए हैं। जब दोनों लड़कियों के पिता थे तब गया था मैं एक दिन उससे वो जमीन खरीदने, लेकिन उसने मुझे बेइज्जत करके भेज दिया था। आज भी नहीं भूल पाता हूँ और उसी को कल उनकी बेटियों ने दोहराया है। मुझे अब उनकी वो जमीन हड़प कर उनसे बदला लेना ही होगा। हमारा फायदा भी तो है। अगर मीना काव्या की जमीन हमारे हाथ में आई तो हम वहां आपके नशीले पदार्थ का व्यापार भी बढ़ा सकेंगे। अरे वही तो मैं कब से चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। मेरे व्यापार के लिए वो जगह एकदम सही है। अब हमें ये मेले के नाम पर ही उन्हें वहां से खदेड़ने का मौका मिला है, और अगर गांव वाले भी उनकी तरफ से बोले तो सबके सामने दोनों बहनों को कुछ पैसे देकर उस जमीन से निकाल फेंकेंगे। यही सब बात करके सब ये योजना बनाकर दोपहर को ही बहनों के घर मुखिया और जमींदार अपने नौकर के साथ आते हैं। अब तुम्हें तुम्हारी बातों की सजा मिलेगी। तुमने जो मेले में अपना योगदान ना देकर पूरे गांव का अपमान किया है, उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। अब बात चंदे की नहीं है। अब या तो ये जमीन छोड़कर यहाँ से निकल जाओ, या तो पूरी जिंदगी समाज से अलग रहो। तब तो तुम्हें कुछ हो भी गया तो समाज के नियमों की वजह से तुम्हें कोई पूछने भी नहीं आएगा। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। ये हमारे माँ बाप की जमीन है। आप लोग कानून और लोगों के विश्वास का गलत फायदा मत उठाइए। हम जानते हैं जब जमींदार जी और आपकी नजर बरसों से हमारी जमीन पर थी, लेकिन हम आपको ये जमीन कभी नहीं देंगे। तो इसमें गलत ही क्या है? वैसे भी तुम दोनों बहनें इस जमीन का करोगी क्या? आखिर में दोनों को लकड़ियां ही तो बेचने जाना है। इससे अच्छा जमीन हमें देकर निकल जाओ और हम तुमको पैसे भी दे देंगे। हमें पैसों की जरूरत नहीं है। हम ये माँ बाबूजी की संपत्ति कभी नहीं छोड़ेंगे। जमींदार और मुखिया को दोनों बहनों की जिद देख के बहुत गुस्सा आया और मुखिया बोला, ठीक है, फिर देखना अब तुम्हें समाज में कैसे बेइज्जत करता हूँ और समाज से कैसे निकाल फेंकता हूँ। फिर देखूंगा तुम लोग कैसे और कहाँ लकड़ियां बेचकर घर चलाते हो। ये बोल के सब वहाँ से गुस्से से निकल गए। दोनों बहनों को ये सुनकर बहुत डर लगता है और दोनों चिंतित होकर गांव के रामू काका के पास जाती हैं, जो कि उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे। बेटियों, क्या हुआ? तुम दोनों थोड़े चिंतित लग रहे हो। काका, वे लोग जमींदार और मुखिया वे हमारी जमीन पर नजर डाल रहे हैं। आज वे लोग हमें धमका कर गए और इसीलिए हम डरे हुए हैं। इन्हें डर दिखाकर लोगों की जायदाद हथियाना कोई नई बात नहीं, पर डरने की कोई बात नहीं। तुम लोगों के पास तो जमीन के कागजात हैं ही, तो कागज संभाल के रखना। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ना सही नहीं है।
मैं जानता हूँ ये दोनों वो घर कभी नहीं छोड़ के आएंगे। वहाँ उनकी यादें हैं। ये दोनों भी अपने पिता जैसे ही हैं। लेकिन बेटियों, तुम लोग चिंता मत करो। मैं अभी ठाकुर वीर प्रताप के पास जाऊंगा और सब बताऊंगा। उनकी कई गांव में चलती है। उनके ऊपर कोई नहीं है। हमारे गांव के मुखिया चुनना भी उनके ही हाथ में होता है। काका, क्या आप ठाकुर जी हमारा साथ देंगे? चिंता मत करो, ठाकुर जी सच्चे लोगों की हमेशा मदद करते हैं। मैं अभी ठाकुर जी को बताकर आता हूँ और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। थोड़े समय बाद रामू काका ठाकुर वीर प्रताप के पास आता है। ठाकुर बड़े सख्त पर न्याय प्रिय किस्म के थे। रामू काका सब कहानी ठाकुर को विस्तार से बताते हैं। ठाकुर साहब, दोनों बहनें अनाथ हैं। इनके माँ बाप ने वर्षों पहले इस जमीन पर मेहनत की। अब जमींदार और मुखिया उसे छीनना चाहते हैं। वे पहले से ही कुछ गलत काम करते रहे हैं, कुछ अवैध व्यापार भी करते हैं और यही जमीन उनके गलत काम के लिए काम आ सकती है और इसीलिए वो लोग अनाथ लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। मैं भी सुन चुका था कि प्रताप की नजर किसी की जमीन पर थी जहां की वो कोई अवैध व्यापार करना चाहता है। पर अब जब खबर पुख्ता है तब कदम उठाना पड़ेगा। तुमने क्या सबूत प्रस्तुत किया? अभी कोई सबूत तो नहीं है ठाकुर जी, लेकिन वे दोनों बहनों को परेशान करते आए हुए हैं, जबकि दोनों बहनों के पास जमीन के कागजात भी हैं। आप अपने एक आदमी को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं और आपका आदमी दोनों उन लोगों का सच आपके सामने लाएंगे। ठीक है, मैं अपने एक भरोसेमंद आदमी को देख रेख के लिए भेज देता हूँ। प्रताप की हर चाल पर नजर रखी जाए। अगर उसने कोई नकली कागज बनवाए या फिर दोनों बहनों को परेशान किया और कुछ गलत व्यापार करने का सोचा तो मैं तुरंत उसको सजा दूंगा। ठाकुर जी, पर उनके पास पैसे और दबाव है। वे पटवारी को खरीद सकते हैं। तुम ये सब की चिंता मत करो। अगर तुम और मेरा आदमी उनकी सच्चाई सामने ना ला पाए तो मैं कुछ और लोगों को हर जगह भेज दूंगा। गांव के पेड़ों के पास रास्तों पर जो दिन रात उनकी हरकतों पर नजर रखे, और अगर कोई फर्जीवाड़ा हुआ तो मैं चौपाल में सारे कागज खोलकर रख दूंगा और न्याय करूंगा। उसी रात रामू काका और ठाकुर के आदमी ने जमींदार और मुखिया की निगरानी करते हुए सुना कि अरे मुखिया, अब मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा। मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी उन दोनों लड़कियों की जमीन लेनी होगी और व्यापार शुरू करना होगा। हाँ, सब्र तो मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन क्या करूं? दोनों लड़कियां बहुत जिद्दी हैं, नहीं मानेंगी। कैसे नहीं मानेंगे? उनको उनकी ही भाषा में समझाना होगा। दोनों को आज ही रात जाकर निकाल फेंकते हैं। बहुत मुंह चलता है उनका। अब हम साथ चलेंगे, फिर देखता हूँ डर के मारे अपनी जमीन कैसे नहीं देते। तभी रामू काका और ठाकुर का आदमी उनके सामने आते हैं और उनसे गुस्से में बोलते हैं, हम भी देखते हैं कैसे क्या कर लेते हो। बच्चियों को अकेला समझा है क्या? ये देखो, ठाकुर वीर प्रताप जी का आदमी। अब तुम दोनों की खैर नहीं। अब तुम लोगों की सच्चाई सबको पता चलेगी। मेले के नाम पर क्या क्या गलत योजना बनाते हो, अकेली लड़कियों को परेशान करते हो। ये बोल के रामू काका और ठाकुर का आदमी तुरंत ठाकुर को सूचना देने जाता है और यहाँ जमींदार और मुखिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे उन्हें एक झटका लग गया था। एक पल में दोनों की ये योजना खत्म हो गई थी। रामू काका और ठाकुर के आदमी ने ठाकुर को सब बताया और तब ठाकुर को बहुत गुस्सा आया। ठीक है, अब मैं समय तय कर रहा हूँ। कल चौपाल में मैं सब खोल दूंगा। सारे लोगों को यहीं ले आना। मैं तो पहले से उनके कर्मों को भांप रहा था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब
मेरे खुद के आदमी ने ही सब देखा और सुना है, तो अब उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। उनको सबके सामने धमकाकर उनकी सच्चाई सबके सामने बाहर लाऊंगा। अगली सुबह चौपाल में गांव के बहुत लोग जमा हुए। जमींदार और मुखिया को भी बुलाया जाता है। दोनों डर और शर्म के मारे सिर झुकाए हुए थे। ठाकुर उठते हैं और बोलते हैं, बलदेव मुखिया, तुमने अपनी बैसाखी दिखाकर काफी भय फैलाया, पर आज हम सब के सामने ये फैसला होगा, सत्य क्या है और झूठ क्या। तुम लोग खुद से सब सच बोलोगे तो मैं तुम्हें कम सजा दूंगा, और अगर मुझे निकलवाना पड़ा तो बात बहुत गंभीर होगी। जमींदार और मुखिया के पास सच बोलने के सिवा और कुछ रास्ता नहीं था। वे जानते थे कि ठाकुर को सब सच पता है और सबूत के तौर पर पिछले रात की घटना है, और इसीलिए दोनों ठाकुर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। ठाकुर जी, हमसे भूल हो गई। हमें दोनों बहनों से चंदा मांग के उनको परेशान नहीं करना चाहिए था। हमें माफ कर दीजिए। माफी भी ऐसे सफाई से मांग रहे हो जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है तुम्हारे बारे में। अरे सच बोलो कि तुम लोग चंदे के नाम पर दोनों अनाथ बहनों को इसलिए परेशान करते थे ताकि तुम्हें उनकी जमीन मिल सके और उस जमीन पर तुम लोग नशीले पदार्थ का अवैध व्यापार कर सको। ये सुनकर मुखिया और जमींदार सबके सामने बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपना सिर झुका लेते हैं। अब ये शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। जल्दी से सबसे माफी मांगो और दोनों बहनों से हाथ जोड़कर माफी मांगो। और तो और मुखिया, तुमको अब गांव के मुखिया के पद से निकाला जाता है, और जमींदार, तुमको सजा के तौर पर गांव के मेले के लिए सब गांव वालों की ओर से चंदा देना होगा। ऐसा मत कीजिए ठाकुर जी, मैं अब से ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। आप मुझे मुखिया पद से मत निकालिए। हाँ ठाकुर जी, मैं भी पूरे मेले का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हम आगे से ये गलती नहीं करेंगे। हम पर दया कीजिए। ये सब मैं नहीं जानता। बहुत हो चुकी तुम लोगों की मनमानी। अब तुमको कोई भी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैं तो तुम दोनों की हरकतों को बहुत पहले से देख रहा था, लेकिन अब तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ठाकुर उनकी एक नहीं सुनता और दोनों को सजा के तौर पर ठाकुर ने सबके सामने दोनों बहनों के सामने माफी मंगवाई और गंगाराम को मुखिया पद से बहिष्कार किया और जमींदार को मेले का खर्चा अकेले उठाने को कहा। और मुखिया और जमींदार भी ठाकुर की बात टाल नहीं सके और ना चाहकर भी बात माननी पड़ी। कुछ समय बाद गांव के सब लोगों के अपने अपने घर जाने के बाद दोनों बहनें ठाकुर को शुक्रिया अदा करने लगती हैं। ठाकुर जी, आपने आज हमको सिर्फ न्याय नहीं दी, बल्कि आपने हमारी जिंदगी बचाई है। आप बहुत दयालु और न्यायप्रिय हैं। हाँ, दीदी ने सच कहा है। आपने आज हम दोनों बहनों का उद्धार किया है। आप नहीं होते तो ये दोनों जमींदार और मुखिया हमको हर साल परेशान करते रहते। अरे, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मेरा काम है। बहुत से गांव मुझे मानते हैं और इसी मान को रखने के लिए मैं हमेशा सबकी मदद करता हूँ। और अगर धन्यवाद देना ही है तो अपने रामू काका को दो। इन्हीं को तुम दोनों को न्याय दिलाने का श्रेय जाता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें इनके जैसा काका मिला है। भले ही खून का रिश्ता ना हो, फिर भी इन्होंने खून के रिश्तों से हमेशा ज्यादा निभाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका। आपका शुक्रिया काका। आप हमेशा हम पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। अरे अरे अरे, ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? भला अपनों से क्या ही शुक्रिया कहना। और वैसे भी मेरा और तुम्हारी काकी का आशीर्वाद और प्यार तुम दोनों पर हमेशा से था और रहेगा। बस ये शुक्रिया बोल के शर्मिंदा मत करो। यही सब बात करके सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है और सब हंसी खुशी घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर दोनों बहनें राहत की सांस लेती हैं।
और अपनी माँ बाबूजी की जमीन, घर और यादें सही सलामत हैं, ये सोच के दोनों के मन में शांति आती है। देख बहन, मैंने बोला था ना कि सच का रास्ता कठिन होता है लेकिन हमेशा अच्छा होता है। हम हमेशा माँ बाबूजी की दिखाई सच की राह पर चलते आए हैं, इसीलिए आज भगवान ने हमारी लाज और ये घर दोनों बचा लिया। पता नहीं आगे क्या क्या कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें ऐसे ही डटकर सामना करना होगा। हाँ दीदी, आप हमेशा से सही होती है और आज तो हमें माँ बाबूजी भी देख के खुश हो रहे होंगे, हम पे गर्व कर रहे होंगे। सही कहा बहन, माँ बाबूजी जहाँ हैं वहाँ से हमें देख के खुश हो रहे होंगे। यही सब संघर्षों को झेलने के बाद और दोनों के एक दूसरे के साथ देने से अब उनके जीवन में कठिनाई कम हो रही थी और दोनों का गांव में सम्मान बरकरार रहता है।